सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से ही रिलेटेड। कोरोना वायरस के बारे में बरतानवी अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट शाया हुई है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोरोना वायरस का जिम्मेदार इंसान खुद हैं। और ये कहा गया है कि हालिया जितने भी अभी तक जितनी भी वबाएं फैली हैं हालिया, उन सब के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इंसान हैं, क्योंकि इंसानों ने कुदरती जो निज़ाम है उसके साथ छेड़खानी की, खेला उसके साथ और उसके बाद उसने रिटेलिएट किया। और ये भी कहा गया है कि अगर अब भी इंसान इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते तो मुस्तकबिल में हमें मज़ीद वबाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और हम भी अपने प्रोग्राम में डे 1 से ये बात करते आए हैं। लगारी साहब की जानिब से ये बात बार बार की गई कि हमने कुदरती निज़ाम के साथ छेड़खानी की, हमने उसके साथ खेला और उसके बाद इसने रिटेलिएट किया। और हम इस हवाले से अपना क्लिप भी चलाएंगे लगारी साहब, और क्लिप पे हम बात भी करेंगे। लेकिन हम भी इस बारे में बात हमेशा करते आए हैं कि हमने तो कहा है कि नेचर के साथ, हम फितरत के साथ कैसी छेड़खानी कर सकते हैं, हम दरियाओं के रुख कैसे बदल सकते हैं, हम दरख्तों की कटाई कैसे कर सकते हैं। और मैंने ये कहा था कि कश्मीर के अंदर मैंने खुद देखा था, एक दिन के अंदर जो है उस जमाने में 900 ट्रक रोजाना एबटाबाद के एक बड़े आदमी के जो हैं वो कश्मीर से काट कर लाए जाते थे। और यहाँ पर जो कटाई हो रही थी मानसरा के इलाकों में, कागान में और दूसरे इलाकों में, सवात में बेरहमी से कटाई की गई। आप जाकर देखें, नथिया गली से आगे निकले एबटाबाद की तरफ, आपको पहाड़ सारे गंजे नजर आते हैं जैसे आप बुलिस्तान में घूम रही हैं। अगर ये सूरत हाल होगी तो नेचर तो तब्दील होगी, फितरत तो तब्दील होगी, फितरत तो तब्दील होगी। लगारी साहब, वही वाली बात है कि अगर अभी भी इंसानों ने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला वक्त मजीद खतरनाक साबित हो सकता है। कह रहे हैं कि मजीद वबाएं भी फैल सकती हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की आफात पर काबू पाने के लिए कोई इंतजाम किए होंगे इस कोरोना वबा से? मैं कह रहा हूँ सिस्टम खराब है, सिस्टम गलत है। ओवरऑल दुनिया का जो वर्ल्ड आर्डर है वो ठीक नहीं है, दुनिया को जो निजाम चला रहा है वो ठीक नहीं है। जो मुनाफे का और मुनाफाखोरी का और ज्यादा से ज्यादा हवस ज़र का, दौलत की हवस का और उसमें तमाम जायज़ नाजायज़ चीज़ों का, नेचर को बिगाड़ने का सारा अमल ख़राब है, उसकी वजह से ये हो रहा है। आप क्लिप दिखाएं। बिल्कुल ऐसा है। हम अपने क्लिप के जाने बढ़ेंगे। बरतानिया में कोरोना के जितने भी पेशेंट्स आए और उनमें से जितने पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर रखा गया, उनमें से सिर्फ 34% ऐसे हैं जो कि सर्वाइव कर सके। पाकिस्तान में तो वैसे ही वेंटिलेटर्स नहीं है, तो मजीद कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर गौर करना चाहिए, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। बरतानवी रिसर्च के मुताबिक वेंटिलेटर कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए कारगर साबित नहीं हुआ है। लगारी साहब, पाकिस्तान में तो वैसे ही वेंटिलेटर्स की किल्लत है, तो क्या हमें भी इस ऑप्शन पे गौर करना चाहिए कि सी पैक, मास्क या सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन दी जाए? 1.5 सदी पहले उर्दू के एक शायर थे दाग देहलवी। अच्छा। मिर्ज़ा गालिब के हमासर थे और मोमिन के हमासर थे। तो उन्होंने ज़रा वेंटिलेटर पर एक शेर कहा था क्या शेर? देख लेने को तेरे सांस लगा रखा है, वरना बीमारे गमे हिज्र में क्या रखा है। जबरदस्त। तो ये कोरोना के लिए अब वेंटिलेटर तो कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। और जिन लोगों ने ये आसरा किया हुआ, एक तो ये कि वेंटिलेटर है नहीं पाकिस्तान के अंदर और आपके अस्पतालों में ये सहूलत नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी इस दुख में रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है कि आखिरी वक्त में मेरे वालिद के लिए वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं हो सका था और मैं उन्हें वेंटिलेटर तक नहीं ले जा सका था और हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सका था, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक। और मेरे वालिद ने जान दी थी, मुझे पता है इसलिए कि वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। और मैं अपने बाप की मैयत लाश लेकर अस्पताल से रवाना हुआ था। मुझे वो वक्त नहीं भूल सकता है। मैं उस लम्हे को भुला नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो मर्ज़ है, ये मर्ज़ का तो उसको उससे बचने का तो एक तरीका है ना कि आपको अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लानी है। ऐसा ही है। सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आप नेचर के साथ अपनी ज़्यादती, जुल्म बंद करें। आप दरियाओं के रुख, आप रोज़ाना ये बात करते हैं कि जनाब फलां जगह पर फलां डैम बना देंगे और इतना सारा, और भाई ये सारा नेचर को आप बर्बाद करते हैं। नेचर को
यहाँ क्या हुआ है कि समंदर रिटलिएट कर रहा है, समंदर 10.5 लाख 12 लाख एकड़ ठट्ठा की ज़मीन को हड़प कर चुका है, ख़त्म कर चुका है, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम अभी और तब्दील करेंगे, नेचर को ख़त्म करेंगे, नेचर के साथ मजाक। आपने सारे का सारा जो सनती फुजला है सारे उसको दरियाओं में डाल दिया है, और दरियाओं के पानी को आपने जहरीला बना दिया है। अब आप चाहेंगे कि जनाब हम जिंदा भी रहें और इसी पानी के साथ जिंदा भी रहें। नेचर ने तो हमें साफ माहौल दिया था ना, साफ जिंदगी दी थी, साफ बारिश दी थी। अब क्या होता है कि आलूदा बारिशें होती हैं और ऐसी कीचड़ की बारिश होती है जो बहुत ख़राब बारिशें होती हैं। अरब ममालिक में ऐसी हुई थी। तो हम क्या नेचर को इस हद तक ख़राब करेंगे कि फिर हमारी ज़िंदगी के इम्कान ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, हमारा अगला क्लिप जो है वो आलम इस्लाम के लिए है, और ये अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब ने हरमैन शरीफैन खोलने की तैयारी कर ली है। इस हवाले से भी आपको क्लिप दिखाते हैं। इमाम काबा डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अल सद्देस का पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक खुशी की खबर है। लगारी साहब, तो ये समझा जाए कि अब हज अदा कर सकेंगे मुसलमान? अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे लोग उम्रे के लिए जाएं, अल्लाह करे कि लोग हरमैन शरीफ पहन जाएं, अल्लाह करे कि बैतुल्लाह शरीफ की लोगों को ज़ियारत नसीब हो और हमें भी उसकी ज़ियारत नसीब हो। लेकिन आपको अगर कोरोना मौजूद है तो कोरोना के लिए जो SOP है उसको बरकरार रखना है, उसको हर हालत में, अगर वहाँ भी पहुँच जाएँ तो उसको रखना होगा। आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, आपको मास्क लगाकर चलना होगा, आपको अपने हाथों पर ग्लव्स लेने होंगे। ये सारा कुछ करके आप जा सकेंगे। तो अगर ऐसी सूरत हाल में, और अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो, ये मुसीबत ख़त्म हो जिस कोरोना जो है, और खुदा करे कि जो लोग नेचर को बर्बाद कर रहे हैं वो नेचर को बर्बाद करना छोड़ें। और जो ये सिस्टम है, ये दुनिया के ऊपर जो एक सिस्टम जो धन का राज है, वो इस तरह का राज ख़त्म हो ताकि इस ज़मीन को रहने के काबिल बनाया जाए। लगारी साहब, सऊदी अरब में हमने देखा है कि लॉकडाउन किया गया, कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी नाफिज हुआ और बड़ा सख्त कर्फ्यू था। तो क्या यही वजह है कि सऊदी अरब ने जल्दी इस वबा पे काबू पा लिया? बिल्कुल ऐसा किया होगा, बिल्कुल ऐसा किया होगा। मुझे मक्का मुआज़मा से दोस्त फ़ोन करते हैं जो बिल्कुल लॉकडाउन में रहे हैं, जो बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ से या दुनिया के दूसरे ममालिक से तो काबू नहीं पाया जा सका होगा। अगर यहाँ कोरोना के कोई मरीज़ वहाँ पहुँच गए और वहाँ फैलना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? तो बहुत से खदशे हैं, बहुत से अंदेशे हैं, लेकिन हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे हालात पैदा करे कि लोग हज पर जा सकें, लोग उम्रा कर सकें। बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन, हम अपना अगला लेंगे जिसमें बताया गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और उनकी जानिब से इंकशाफात किए गए। ये कहा गया कि इलेक्शन से 1 माह पहले ताकतवर हलकों की जानिब से उनसे मुलाकात की गई और ये कहा गया कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे। क्लिप में दिखाते हैं कि मज़ीद क्या कहा गया। एक जानिब मुल्क भर में कोरोना, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के इंकशाफात। लगारी साहब, कितनी हकीकत है इन इंकशाफात में, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो छप चुका है ना, ये आज की बात थोड़ी है। ये 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा अरसा हुआ है जब ये इंटरव्यू लिया था, जिनका हवाला दे रहे हैं हमारे एक दोस्त ने, और उनके इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने ये सारी बातें की थी। और बहुत अरसे तक, इतने दिन गुजर गए, अब तक शहबाज शरीफ की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई है। तो अब हम ये भरोसा कर रहे हैं कि वो इंटरव्यू जैसे लिया गया वैसे ही पेश किया गया है, और उसमें उन्होंने ये कहा था जो कुछ कहा जा रहा है। तो ठीक है जी, अगर इस तरह के इंतजामात के तहत आपने हुकूमतें संभालनी है तो फिर जाइए, संभालिए हुकूमत। फिर आप लोगों पर क्यों कहते हैं कि जनाब वो सेलेक्टेड है? जब आप सेलेक्टेड हो रहे होते हैं तो फिर सब ठीक होता है। जब आपके भाईजान सेलेक्टेड हो रहे हैं तो फिर ठीक होता है। जब आपके भाई के लिए IJI बनाई जाती है तो ठीक होता है। जब आपकी भाई के लिए जब ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही थी और पैसे बांटे जा रहे थे और ख़ुद ISI के साबिक डायरेक्टर जनरल आकर कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं, ओपन सारी दुनिया के सामने कह चुके हैं कि मैंने पैसे बांटे IJI को जितवाने के लिए और पीपल्स पार्टी को हरवाने के लिए, तो वो ठीक था। ये इसके बाद पर ऐसा होता रहा, वो ठीक था। धांधली की गई, वो ठीक था। बेनज़ीर को पहले 45 सीटें दी गई, वो ठीक था। फिर 18 सीटें दी गई, वो ठीक था। उसके बाद उनको मुसलसल हराया जाता रहा, वो ठीक था। धांधली होती रही, वो ठीक थी। जब इनके बारे में कोई हो, कोई तीसरा आ जाए, नहीं जी ये तो ठीक नहीं है, ये टोपी वाले हैं, ये खुलाई मखलूक है, ये पुलाएं, भाई बंद करें यार ये तरीक़ाकार। और लगाई साहब, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि सहाफ़ियों के जरिए पैगामात पहुंचाए गए, इस बात का क्या मकसद हो सकता है? सहाफ़ियों में कुछ लोग इस तरह का धंधा करते हैं, होगा, किया होगा, मुझे इससे कोई इनकार नहीं है। और चूंकि वो खुद
कहने वाले कह रहे हैं, तो ऐसे लोग तो हैं ना, पहले भी तो ऐसे लोग थे, हमारे दोस्तों में से थे, और जो जाकर बीच बचाव का काम किया करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के मैसेजेस लेकर सियासतदानों के मैसेज लेकर इस्टेब्लिशमेंट को, और चक्कर काटते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। ये उनका कारोबार था, ये उनका धंधा था, ये उनकी सारा कुछ। और कहाँ से जाकर सारे खबरें कलेक्ट करते थे, सारे के सारे क्लिप एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं, फलां ने फलां कर लिया, फलां जज के साथ, फलां उसके बेटे के साथ ये हो गया, फलां जनरल का ये फलां बेटा जो है वो यूं कर रहा है, और फलां का ये। भाई ये खबरें सारी की सारी आपको जिस जगह से मिलती हैं, जिस दुकान से मिलती हैं, उस दुकान का तो आपको पता होगा, और उन लोगों को पता होगा जिन लोगों ने ये सारा धंधा कर रखा है कि सहाफत इस तरह करते हैं कि जाकर लिखी लिखाई खबरें ले आते हैं और अपने अखबारों में छाप देते हैं और कहते हैं कि जी लीजिए हम एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ गए हैं। इस तरह की एक्सक्लूसिव खबरों के बहुत सी चीज़ों के हमने भी बहुत अरसे तक एडिटरी की, हमें मालूम है बड़ी जगहों पर बैठ करके खबरें किस तरह से घड़ी जाती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं, और किस तरह से लोगों का मुंह काला किया जाता है और किस तरह से लोगों का मुंह साफ किया जाता है। ठीक है, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है, और जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर साल 3 मई को आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है। रियासत के 4 अहम सतूनों में से एक अहम सतून है सहाफ़त, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यही सतून अब बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, कई चैलेंजेस का सामना इसे करना पड़ा है। लगारी साहब, दिन हो रात हो, आंधी आए तूफ़ान आए, कोरोना वबा है या कोई भी और वबा, सहाफ़ी अपना काम करता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सहाफ़ियों को वो हुकूक नहीं मिलते, वो वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है? इसलिए कि सहाफ़ी वो सब कुछ बताता है जिसे रियासत के मुख्तलिफ अनासर कौमी राज समझकर छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सड़क बन रही है और सड़क में ख़राबी पैदा हो गई है, इसमें कौन सा कौमी राज है? बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, लगा उस पर 1 करोड़ है और 6 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है, तो इसमें कौन सा कौमी राज है? इस तरह के कौमी राज अगर जाकर सहाफ़ी निकालते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, अगर हुक्मरानों के बड़े ऐवानों में होने वाले जराइम के बारे में अगर सहाफ़ी अपनी इतलात फराहम करते हैं सबूत के साथ, तो फिर इसमें जुर्म की बात कौन सी है? मसला ये है कि अगर आप मुल्क के साथ खेलें, मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के साथ खेलें, और अगर सहाफ़ी कहे कि जनाब हुक्मरान साहब आप ये गलत कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ से आ गया कि आपकी रिट को चैलेंज किया जा रहा है? बात यह है कि आप रियासत के इदारे सारे के सारे एक मुमलिकत के लिए होते हैं ना, एक मुल्क के लिए होते हैं ना, और सहाफ़ी भी एक मुल्क के लिए होते हैं। जिस तरह से वो खैर खा होते हैं, इसी तरह सहाफ़ी खैर खा होते हैं। सहाफ़ियों की खैर खाही को दुश्मनी या गद्दारी करार देना तो सरासर ज़्यादती है। ये दुनिया में कहीं भी हो, दुनिया के किसी मुल्क भी आप रोज़ाना देखती हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अपने मुल्क के सहाफ़ियों के साथ या वहाँ पर मौजूद वाइट हाउस में मौजूद सहाफ़ियों के साथ किस तरह से लड़ झगड़ रहे होते हैं, और किस तरह से उनके साथ जो है उनकी ऐसी गुफ्तगू होती है कि जो कभी आम हालात में इंसान सुनना भी गवारा ना करे कि वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो हुक्मरानों का असल इशू यह है कि वो अपने आप को तमाम किस्म की गलतियों से मुबर्रा समझते हैं और समझते हैं कि जो हमारी गलतियों की निशानदेही करेगा वो गद्दार होगा, वो मुल्क दुश्मन होगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा लगाई साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि सहाफ़ियों को उस तरह से नहीं उनके राइट्स मिलते हैं। अभी देखें, हम भी फ्रंट लाइन पर काम करें, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ। जिस तरह से सहाफ़ी खबरें देते हैं, बाहर जाते हैं हॉस्पिटल्स में इधर उधर, लेकिन वो वाली चीज़ या वो वाली पजीराई नहीं है सहाफ़ी। उसके बाद आपने खुद देखा है ना, डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो रहे हैं, और दूसरा सेगमेंट जो है वो सहाफ़ियों का है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के बाद सहाफ़ी, चूंकि उन्हें हर जगह पहुंचना है ना, जहां वाक़या हुआ है वहां पहुंचना है, वहां क़यामत है, धमाका है, ऐसा हुआ है। शारा फातिमा जनाइस कराची शहर में कैद आज़म के घर के आगे, ये जो फ्लैग स्टाफ हाउस कैद आज़म का था, इसके आगे, इसी गली में आगे जब धमाका हुआ तो सहाफ़ी वहाँ पहुँचे।
साहबी वहां पहुंची ये जानते हुए कि वहां धमाका हुआ है, फिर दूसरा धमाका हुआ, उसमें कई साहबी अपनी जान से गए और कई साहबी माजूर हो गए जिंदगी भर के लिए। उसके बावजूद अब क्या वाकया होता है तो साहबी नहीं जाते हैं, वो तो जाते हैं हर जगह पर, उन्हें पहुंचना होता है, उन्हें अपनी जान को हथेली पर रखकर पहुंचना होता है। क्या उन्होंने वार जोन में काम नहीं किया है? क्या उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम नहीं किया है? वो किस तरह से जान से मारे गए, किस तरह से मीरान शाह में लोग मारे गए, किस तरह से सवात में लोग मारे गए, हमारे दोस्त कत्ल होते रहे और ये सारे के सारे दोस्त वो रिपोर्टिंग करते हुए कत्ल हुए हैं, वो लोगों को बताते हुए कत्ल हो रहे हैं। तो ये हुए हैं तो उनके खानदानों को कोई नहीं पूछता है, कोई उनके बारे में बात नहीं करता है, और सहाफ़ी किस तरह के हालात में होते हैं कोई भी नहीं पूछता। जो मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ तहसीलों में कौन से जो बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं जिन्होंने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों, और अगर दौलत का अंदाजा है तो खरबों में उनकी दौलत होगी, मगर वो सहाफ़ियों के लिए क्या करते हैं? उनके लिए एक छोटा सा जो इंश्योरेंस वो तक नहीं होता है, उनके बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, और बड़े बड़े इदारे बनाकर बैठे हैं। पूरी पाकिस्तान तो रह गया एक तरफ, दुनिया में जायदादें बनाकर बैठे होते हैं, लेकिन अपने उन लोगों के लिए जिनकी वजह से वो कमाते हैं और जो उन्हें खबरें देकर उनका एतबार कायम करते हैं, उन पर एतबार नहीं होता है कि उनके बच्चों की ज़िंदगी को कुछ सहूलत दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। अच्छा लगारी साहब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी है, वो कहते हैं 18वीं तरमीम को वापस लेना हुकूमत की खाम ख्याली है। लगारी साहब, ये 18वीं तरमीम पर शोर क्यों मच रहा है, क्यों ये हुकूमत शोशा छोड़ती है? हुकूमत के वज़रा शोशा छोड़ते हैं। असद उमर साहब ने ये शोशा छोड़ा, कुछ और लोगों ने एक दूसरे के बाद शोशे के बाद शोशा, और उनके ऐसे बात करने वाले लोग हैं जिनको बात करने का सलीका नहीं है। वो ऐसे शायद बिगड़े बच्चे हैं अपने ख़ानदान के, उनको बड़े बड़े मनसब मिल गए हैं, बड़े बड़े ओहदे मिल गए हैं, वजारतें मिल गई हैं, शहनशाही मिल गई है, और वो समझ रहे हैं कि वो अकबर के दरबार के सबसे बड़े ताकतवर बादशाह हैं, इसलिए जो है वो किसी को खातर में नहीं लाते हैं और जो मर्जी है वो कहते चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल होती है, वो अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं। सही। लगाई साहब, महकमा खुराक सिंध में मेगा स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। 2 सालों में 15 अरब 85 करोड़ के घपलों का ये इंकशाफ है, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ मेरे ख्याल में कि या तो हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके अंदर जो मुलविस हो, चाहे वो मुंतखब अवामी नुमाइंदा हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो MNA हो, चाहे MPA हो, चाहे कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर को लोगों को मुतमईन करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो नजर आए। अगर ये इतना बड़ा मेगा स्कैंडल है, अगर इतना बड़ा गंदम का जो है 15 अरब 85 करोड़ का जो घपला हुआ है, अगर ये 9 अजला में घपला हुआ है, अगर इस घपले के पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये समझा जाएगा कि ये घपले करने में पीपल्स पार्टी के लोग आगे हैं, और फिर ये बात लोग और ज़्यादा शिद्दत के साथ कहेंगे कि जनाब ये करप्शन के अलावा कुछ करते नहीं हैं। ये बात कहेंगे लोग। आपको कार्रवाई करनी है, फ़ौरन कार्रवाई कीजिए, जो भी इसकी लपेट में आता है आप उसको बिल्कुल बिला तखसीस और बिला किसी तमीज़ के उसे आप कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। सही। लगाई साहब, सिंध हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा फैसला है कि सिंध भर की जितनी भी सब्जी मंडियां हैं वहां पर बगैर मास्क के कोई दाखिल नहीं हो सकता। पहली बात यह है कि कपड़े का मास्क डॉक्टर्स कहते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सर्जिकल मास्क या तो बहुत महंगा है या तो मिल ही नहीं रहा। तो ऐसी सूरत हाल में गरीब आदमी क्या करेगा, वो कैसे जाएगा? गरीब आदमी फिर भी कहीं ना कहीं से वो हासिल करे, और मेरा ख्याल है कि ये उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जो चीज़ अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, हुकूमत इस बात की गारंटी करे कि वो चीज़ें दस्तयाब हों। यानी मास्क तो कम अज़ कम, यार आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, यार आपके पास लोगों को चेक करने के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, आप लोगों को चेक नहीं कर सकते हैं, यार बचाने के लिए इतनी सी बात है। जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, जनाब मोहतरमा डॉक्टर अजरा फजल पेचो साहिबा, आप इतना तो करें प्लीज़ कि लोगों को मास्क तो मिले ना, कम अज़ कम मास्क दस्तयाब तो हों सस्ते दाम। मैं खुद अर्ज़ कर रहा हूँ कि मास्क मुझे खुद नहीं मिल सका है। मुझे दफ्तर से जो मास्क मिल गया तो मैं उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन मास्क हमारे यहाँ नहीं दस्तयाब होता है। तो हम किसी वहाँ जाते हैं, अपना मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ भी दस्तयाब नहीं होता है। किसी स्टोर पर जाते हैं, किसी बड़ी शॉपिंग की जगह पर जाते हैं जहाँ पर ग्रोसरी मिल रही होती है, वहाँ भी नहीं मिलता है मास्क। तो फिर मास्क अगर मिलता है तो ब्लैक में मिलता है और बहुत महंगा मिलता है जी। अच्छा लगाई साहब, सिंध में लॉकडाउन के दौरान मजीद 35 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिन्हें काम करने की इजाज़त मिल गई है। SOPs तो बनाए गए होंगे, लेकिन उन SOPs पर अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा? मेरे ख्याल में लोगों को खुद ख्याल करना होगा।
अब ये बात हम हुकूमतों पर तो छोड़ते हैं, लेकिन हमें खुद देखनी है। लोग नहीं एहतियात करते हैं, लोग नहीं एहतियात करते हैं तो लोग उसका शिकार होंगे, लोग उस मुसीबत का शिकार होंगे। आप अगर ये समझ रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये हुकूमतों का, ये फलां की साजिश है, उसकी साजिश है और फलां और सारी दुनिया तो साजिश पर चल रही है, सारी दुनिया का कारोबार बंद है। आपको बड़ा है शौक, अच्छा चीज़ कारोबार कीजिए, चलें, हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि उसका रोज़गार हो, लेकिन अगर आपने जीना है, इस कोरोना के साथ जीना है तो तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ ही जीना है। हम इनको छोड़कर या तो कोरोना में मुब्तला हो जाएंगे और कोरोना जानलेवा। भाई सुन लिया आपने कि ये आप वेंटिलेटर भी काम नहीं आ रहे हैं। भाई फॉर गॉड से अपने आप को बचाइए, अपनी ज़िंदगी बचाइए, इसका ख्याल कीजिए, आप डिस्टेंसिंग कीजिए, गैर ज़रूरी तौर पर मेल जोल ना कीजिए। और ज़रूरी तौर पर कौन सा मेल जोल करना है? आपने क्या किसी से ज़रूरी गले मिलना है? क्या ज़रूरी जाकर किसी से हाथ मिलाना है? आप अपने आप को डिस्टेंस पर रखें, आप किसी किस्म की इस तरह के किसी उसमें ना हो। और आप तकरीबात में, अब तकरीबात होनी ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं रही हैं। आप मास्क लगाएं, आप हाथों के ऊपर ग्लव्स लगाएं और अपने आप को महफूज रखें। इसी तरह से आप महफूज रह सकते हैं। हम कहें लोगों के अंदर खुदा ना खास्ता ये फैल जाए तो देखें जी हुकूमत ने क्या किया। हुकूमत तो जो भी करे, हुकूमतों के पास वसाइल कितने हैं। अमेरिका नहीं कर पा रहा है, बरतानिया नहीं कर पा रहा है, इटली नहीं कर पा रहा है, वहाँ बड़े बड़े मसाइल हैं। तो अपने आप को खुद बचाना है। आपको जितना ज़्यादा आप आइसोलेशन में रह सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। किसी मजबूरी से, रोज़गार से, किसी वजह से अगर निकलना पड़े तो बड़ी प्लीज़ एहतियात करें, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपकी फैमिली के लिए, आपकी बीवी के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी बहन भाइयों के लिए। आपकी ज़िंदगी आप ही के लिए है, आपकी ज़िंदगी किसी और के लिए, ना मुराद अली शाह के लिए, ना इमरान खान के लिए। आप अपनी ज़िंदगी बचाएंगे तो आप अपने लिए बचाएंगे। ऐसा ही है। लगाई साहब, अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में टिड्डी दल के हमलों की वजह से ग़िज़ाई किल्लत हो सकती है। तो वही वाली बात है, हमने आज तक टिड्डी दल जैसी चीज़ों से काबू नहीं पा सका, तो हम किस तरह से कोरोना से? मेरे पास यहाँ पर लोगों की फरियादें मौजूद हैं। लोग कह रहे हैं कि हमसे गंदम उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं, गंदम के ढेर पड़े हुए हैं, खरीदार नहीं आ रहे, अपने मन माने रेट लगाना चाह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आप इसी तरह से, कोरोना है भाई, बाहर निकल नहीं सकते, आपको अगर देना है तो बाहर इस कीमत पर दीजिए। और वो कीमत वो दे रहे हैं जो लोगों की लागत से ज़्यादा है। लोग लागत कर चुके हैं, लोग पैसा खर्च कर चुके हैं, लोग कर्ज ले चुके हैं, बीज कर्ज पर लिया, खाद कर्ज पर लिया, यूरिया कर्ज पर लिया और उनने पानी कर्ज पर लिया है। सारे कर्ज वापस करने, उनके पास अभी आया कुछ नहीं है। यहाँ आरती खड़ा हुआ है कि नहीं जी हम इस तरह नहीं लेंगे, हम तो इस कीमत पर लेंगे, अपनी मनमानी कीमत लगा रहा है और उठाया नहीं जा रहा है। मैं सरायकी बेल्ट से बहुत से लोग कह रहे हैं, रहीम यार खान से कह रहे हैं, भावलपुर से कह रहे हैं, डरागादी खान से कह रहे हैं, राजनपुर से कह रहे हैं, लिया से कह रहे हैं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों से कह रहे हैं कि गंदम खरीदी नहीं जा रही है, लोग उठा नहीं रहे हैं। हुकूमत खुद जाए, जाकर उठाए और लोगों को कीमत देना। अगर आप देख रहे हैं कि आगे बहरान आ रहे हैं, अगर देख रहे हैं टिड्डी दल की वजह से और यालाबारी हुई है, यालाबारी की वजह से अगर फसलें खराब हुई हैं और उसके बाद बहुत कम इम्कान है कि आप बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा कर सकें, तो आप कम अज़ कम जो मौजूद है उसको तो ले लें। ऐसा ही है, बिल्कुल। नाज़रीन, हमें ब्रेक की जानिब यहाँ पर, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे जहाँ पर भारत की जानिब से जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, मशाल मलिक साहिबा का बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर में भारत के मजालिम जारी है और माह रमज़ान में भी भारत की जानिब से कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। लगारी साहब, मशाल मलिक साहिबा हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती हैं, उनके शौहर भी वहाँ पर है, ज़ाहिर उनके शौहर भी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। वो एक कश्मीर के बहुत बड़े हुर्रियत पसंद और सफ़े अव्वल के रहनुमा, इंतहाई काबिल एहतराम कश्मीरियों की नज़र में एक बहुत बड़े रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया हैं और उनकी जीवन साथी हैं और वो जेल में हैं। उनके बारे में पता नहीं चल रहा है कि वो किस हाल में हैं, किस तरह है, बिहार जेल में उन्हें किस तरह रखा जा रहा है और किस भारत की हुकूमत उनके साथ क्या तर्ज अमल अख्तियार कर रही है। अल्लाह करे कि वो सेहतमंद हूँ, अल्लाह करे कि वो ज़िंदा हूँ और सलामत हूँ। लेकिन वैसे पूरे कश्मीर के साथ जो इंडिया ने गुज़श्ता अगस्त 5 अगस्त से लेकर आज तक जो कुछ किया हुआ है, कोई क़यामत से कम नहीं है। ये सूरत हाल तो दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी कस्बे में हो, किसी भी मकाम पर हो,
तो लोग इस तरह से खामोश तो नहीं बैठे होंगे। जिस बेहिसी से आलमी इदारों ने देखा, जिस बेहिसी और कम हिम्मती से जिस तरह से चश्म पोशी की है इस वाक़े से, तो तारीख़ में इस शर्मनाक वाक़े को क्या लिखा जाएगा कि जनाब जब इस तरह का दौर था, जब इस तरह के हुक्मरान थे, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सुपर पावर के सरबराह थे, जब जो है बोरिस जॉनसन बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, जब पुतिन जो है वो रूस के प्रेसिडेंट थे, जब शी जिनपिंग जो हैं वो चीन के सदर थे, जब जनाब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त और ऐन उस दौर में जो है कश्मीर के 1 करोड़ इंसानों को मुसलसल 9-10 महीनों तक लॉकडाउन में रखा गया। अब इतनी तवील मुद्दत हो गई है कश्मीरियों को इस अज़ाब से, इस जहन्नुम में गुजरते हुए। क्या अब इनको ख्याल नहीं आ रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 महीने हो गए। 9 महीनों के अंदर आप इनको नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये सूरत हाल है और किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि दुनिया के ज़मीर को जागना होगा, इंसानों के ज़मीर को जागना होगा। जहाँ पर बड़े इदारों में बड़े लोग बैठे हैं उनके ज़मीर को जागना होगा, वरना अगर ज़मीर सो जाता है तो फितरत अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर करती है। जब फितरत रद्द-ए-अमल करती है तो कश्मीरियों का एक लॉकडाउन एक तरफ और सारी दुनिया लॉकडाउन में चली जाती है, तो फितरत अपना रद्द-ए-अमल बिल्कुल ऐसा चला गाइस साहब। अमेरिका ने मोदी हुकूमत के चेहरे से नकाब खींच लिया है। अमेरिकी इदारे USCIR की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क है। तो यानी भारत का चेहरा तो बेनकाब हो चुका ना। अक़लियतों का अमेरिका ना भी कहे तो इससे क्या होता है? अमेरिका को कोई इदारा रिपोर्ट दे ना या दे किसी मुल्क का इदारा, क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है कि अक़लियतों के लिए जहन्नुम बना दिया गया है मुल्क को? ये भी कोई मुल्क होता है कि आपकी आबादी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन क्या 25 करोड़ की मुसलमान आबादी को और लगभग 20 करोड़ के करीब दीगर अक़लियतों को, इससे भी ज़्यादा दीगर अक़लियतों को, ईसाइयों को, दलितों को, दलित तो और करोड़ों में हैं, वो तो मुसलमानों की आबादी से भी उनकी आबादी ज़्यादा है, उनको आप इंसान नहीं समझते। अगर वो संस्कृत उनको उनके कानून में संस्कृत के लफ्ज़ पड़ जाए तो तुम उनके कानून में शीशा उड़ेल देते थे। ये इस दौर से तुम गुजर चुके हो। इस तरह के अजाब और इस तरह की मुसीबत और इस तरह के जुल्म तुम कर चुके हो। अब ये ईसाइयों के साथ हो रहा है, अब ये बुद्धिस्ट के साथ हो रहा है, ये जैन्स के साथ हो रहा है, ये सारे के सारे वहाँ की अक़लियतों के साथ हो रहा है। तो इस तरह से तो इंडिया नहीं चलेगा ना। इंडिया बिल आखिर टूटेगा, बिल आखिर इंडिया के लोग अलहदगी का रास्ता अख्तियार करेंगे। ये बरहमन बालादस्ती इंडिया के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। पूरी दुनिया लगाई साहब इस बारे में बात करती है, तो इनको अपनी रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं। रेपुटेशन की फिक्र होती है उसको जिसको कोई अपनी इज्जत प्यारी होती है, जिसको अपनी किसी चीज़ से अपने किसी कोई उनका असासा होता है ना, कोई उनकी तारीख होती है ना, कोई उनका अपना तारीख में कोई मकाम होता है, तभी वो इस बात की फिक्र करते हैं। इनका क्या मकाम है? वो ये जो बनिए हैं, जो धंधा करने वाले जो लोग हैं, जो सिर्फ ये समझते हैं कि जनाब कारोबारी चीज़ है, कारोबार चले, इसलिए ये जो खिश्तरी और वेश जाकर वहाँ कब्जा करके बैठे हुए हैं, और ब्राह्मण जो कब्जा करके बैठे हैं वो समझते हैं कि जनाब हम जो हैं वो कोई बड़े लोग हैं। मैं दुनिया के तमाम ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में तमाम वेश खिश्तरी और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया के अंदर वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, बड़े हिंदू हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे उनके साथ दोस्तियाँ हैं, यहाँ के दीगर मज़ाहब के लोगों के साथ हमारी दोस्तियाँ हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जिस खन्नास पला हुआ है बालादस्ती का, ब्राह्मण बालादस्ती का और वेश और खिश्तरी के बालादस्ती का, वो टूटने जा रहा है, वो ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। और नाज़रीन, प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।